हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आज दीपावली के बाद का अगला दिन है। ऑफलाइन क्लासेस भी बंद है 2-3 दिन से, एक आध दिन और बंद रहेंगी। तो सोचा कि आपको कुछ पढ़ाया जाए, आपके लिए कुछ लेक्चर्स बनाए जाए। तो हो सकता है कि जैसे पढ़ाते समय बीच बीच में आपको धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़े, क्योंकि अपने मोहल्ले के बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं। जैसे हम सभी करते थे, दीपावली के दिन की पटाखे बचा कर अगले दिन के लिए रखते थे। जब सबके ख़त्म हो जाएंगे तब अपने चलाएंगे। तो वही काम चल रहा है, बीच बीच में आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। खैर चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ना हम लोगों को। ये सब कोचिंग का डिटेल है, आपको बताते रहते हैं। कभी आइए लखनऊ में, मिलिए हमसे आके, अच्छा लगेगा, ठीक है। हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ऐप का जो लोगो है देख लीजिए, पहचान लीजिए। आप प्ले स्टोर से इस नाम से आप सर्च करेंगे तो ऐसा लोगो मिलेगा, डाउनलोड करिएगा। और ये सारी चीज़ें जितनी भी कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज हैं, TG2 का है, SSC JEE का, ऑनलाइन जो GK GS रीजनिंग का कोर्स है, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल टेस्ट वगैरह आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो बेहतर रहेगा इसको आप डाउनलोड कर लें। आज का टॉपिक अपना है, देखा जाए ज़रा। देखिए भाई, टॉपिक क्या है, चैप्टर तो यही है, फोर्स एनालिसिस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। करीब 14-15 लेक्चर हो चुके हैं और अभी तक हम लोग पहले चैप्टर में ही हैं। तो बहुत जल्दीबाजी वाला काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं है जो वीडियो बनाए जा रहे हैं 35 मिनट 40 मिनट में। देखिए एक धमाका हो गया, है ना। तो उसी के क्रम में आज हम लोग उसी चैप्टर में टॉपिक बदल रहा है। एक टॉपिक ख़त्म हो गया। टॉपिक ख़त्म क्या किया हम लोगों ने, ने ख़त्म किया है कि हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेस लगे रहते थे, उनका हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना सीखा, है ना। अब जो है थोड़ा सा काम आगे बढ़ रहा है कि दिस इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या चाह रहे हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे आए, साम्य अवस्था में कैसे आए, ठीक है ना। तो इसी बात को जरा समझा जाए कि कैसे रिजल्टेंट से इस पर कैसे शिफ्ट होते हैं, इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। जब कहानी पकड़ में आ जाएगी ना तो हर चीज़ पकड़ में आएगी। आइए देखा जाए क्या है कहानी इसकी। देखिए अभी तक की जो हमारी स्टडी रही है उसमें आप लोगों ने यही कहा कि अपने पास एक बॉडी हुआ करती थी, अपने पास कोई एक बॉडी हुआ करती थी। इस बॉडी का नाम आपने कहा था कि भाई ये रिजिड बॉडी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिजिड बॉडी है। इस पर कुछ फोर्सेज लगे थे, है ना। F1 लगा था, ऐसे F2 करके लगा था, ठीक है, ऐसे सो ऑन, है ना, एंड F3 लगा। तो आपने कहा कि मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन ए रिजिड बॉडी इज नोन एज मैकेनिक्स। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो पता क्या चला कि जब हमने देखा कि भाई फोर्सेज बॉडी पर कैसे लगते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, किस किस तरीके से लग सकते हैं, तो बहुत सारे डिवीजन आपने किया, लेक्चर 2nd या 3rd में ऐसे करके आए। तो वहाँ पर पता चला कि भाई फोर्सेज हमारे पास जो नॉर्मली हमारे सिलेबस में है वो या तो कॉन्करेंट होते हैं, है ना, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की, या नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की, है ना, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करते हैं। मतलब बॉडी पर फोर्सेस के लगने के तरीके हम 2 ही पढ़ रहे हैं, है ना। एक कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, फिर कोप्लेनर में ये 2 तरीके हैं जो अपने सिलेबस में है ना। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों तरीकों का, जो दोनों फोर्स सिस्टम है, इन दोनों फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालने की बात की। मतलब रिजल्टेंट का मतलब हमने क्या कहा, हमें जानना चाह रहे थे कि अगर इस बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेस लगे हैं, इट मे बी कॉन्करेंट, इट मे बी नॉन कॉन्करेंट, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बॉडी के साथ ये सब मिलके करने क्या वाले हैं। तो हमने कहा कि भाई क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इन सब का मिला जुला के जो नेट इफेक्ट है, यूं कहें कि F1 F2 F3 एंड सो ऑन बदले एक फोर्स अगर लगाना हो, ठीक है ना, तो वो कितना लगाया जाए, किधर लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, उसी को हम लोगों ने नाम दिया रिजल्टेंट का। और रिजल्टेंट को कुछ इस टाइप से हम लोगों ने दिखाया था कि मान लेते हैं रिजल्टेंट ये आ गया। 15 लेक्चर तो इसी में खर्च कर दिए कि रिजल्टेंट कैसे निकालें, कितना है ना। उसका कोई एंगल भी दे दिया भाई कि रिजल्टेंट हमारा ये अल्फा एंगल पे है ना। तो जब रिजल्टेंट निकाला तो हम लोगों ने क्या सीखा कि वो कितना है, ये निकालने का प्रयास किया। कितना का मतलब क्या समझा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमाण, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण। लिख दूं क्या, परिमाण,
परिणाम नहीं, परिमाण और परिमाण में अंतर है। परिमाण एक शब्द है, परिणाम दूसरा शब्द है। इसको बोलते हैं परिणाम, ये है परिणाम। जैसे आप एग्जाम देते हैं ना, तो आपका रिजल्ट आता है, वो परिणाम आता है। कितने नंबर आए हैं वो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड है, वो परिमाण है, ठीक है ना। खैर, ये निकाला कितना। दूसरी एक बात निकाली किधर, कि रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है। इसको आपने कहा भाई इसको कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है, और इसको कह रहे हैं दिशा, ठीक है। एक तीसरी बात भी निकाली थी हम लोगों ने, जो कि इसमें आती है पिक्चर में, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है, तो इसको कह रहे हैं लोकेशन, है ना, कहाँ दिखाई पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने निकाली और रिजल्टेंट के लिए निकाला, है ना। तो क्या निकाला था रिजल्टेंट में, ध्यान दीजिए। इसके लिए हम लोगों ने निकाला था आर, इसके लिए निकाला था अल्फा, एक एंगल निकाला था, है ना। वाह, देखिए पटाखे जल रहे हैं। आप भी एंजॉय करिए, अपने बचपन को याद करिए, पटाखे देखते सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। और ये क्या है, एक एक्स, ठीक है। ऐसा है ना कि हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय में उसका एंजॉयमेंट था, लेकिन आज इसका एंजॉयमेंट है, ठीक है ना। तो अपने आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए दिमाग पढ़ाई में लगाना इस समय जरूरी है। इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया था, ठीक है। अब क्या करना है, हम तो ये जान चुके कि इस बॉडी पर जब ये सारे फोर्सेस लगेंगे तो बॉडी किधर जाएगी, कहाँ जाएगी, किस तरीके से जाएगी। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि बॉडी ना जाए, इसको रोका जाए, है ना। तो बॉडी ना जाए, इसको रोका जाए, तो क्या हो सकता है। तो हमें जब ये मालूम है कि इस बॉडी के अंदर जो मूव करने की टेंडेंसी है, जो इसकी इच्छा है, वो बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, अगर इसको हम रोकना चाहते हैं, अगर इसकी टेंडेंसी को रोकना चाहते हैं, है ना, तो हमें करना क्या पड़ेगा। अगर इसको हम स्टॉप करना चाहते हैं, मोशन को स्टॉप करना चाहते हैं, तो एक ही काम हो सकता है कि आप रिजल्टेंट को अगर किसी भी तरीके से जीरो कर दो, है ना। ये जो मैग्नीट्यूड है इसको जीरो कर दो। जब फोर्स कितना है ही नहीं, तो किधर है, कहाँ है, उससे क्या मतलब है ना। तो कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कि बॉडी हमारी स्टॉप हो जाए, टेंडेंसी अभी क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे बॉडी है, इधर लगा रिजल्टेंट, तो कोई भी अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि ये बॉडी हमारी इस तरफ मूव करना चाहती है, कोशिश तो कर रही है, कर पाए ना कर पाए अलग बात है, इसकी कोशिश इधर है ना। हम चाहते क्या है कि कोई कोशिश ना करे, बस जहाँ है रेस्ट अवस्था में, इक्विलिब्रियम में वहीं रहे, है ना। तो आप क्या कहेंगे, कुछ भी करके इसको अगर जीरो कर दें, इसको अगर जीरो कर दिया जाए, तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो पूरी हो सकती है ना। तो इसका बात मतलब ये साफ दिखाई पड़ता है कि अगर कोई बॉडी को हम चाहते हैं कि ना मूव करे, रिजल्ट इक्विलिब्रियम में रहे, अभी थोड़ा और स्पष्ट करेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ना। तो मोटे तौर पे समझे कि हम चाहते हैं बॉडी में किसी तरीके का अगर कोई मोशन ना हो, तो इसका एक ही उपाय हो सकता है कि किसी तरीके से आर की वैल्यू को जीरो किया जाए, है ना। अब अगला काम यह है कि आर की वैल्यू को जीरो कैसे करना है, ठीक है। उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में और चर्चा कर लें, है ना। इक्विलिब्रियम किसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखा जाए कि इक्विलिब्रियम को और किस तरीके से बात समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए, इक्विलिब्रियम को मैं दो तरीके से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। एक को कह सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, कि बॉडी स्टैटिक अवस्था में है, रेस्ट में है, रुकी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब आप क्या समझते हो कि बॉडी हमारी रेस्ट में है ना, रुकी हुई बॉडी। जैसे आपकी कुर्सी है, मेज है ना, जो सामान आपके घर में आसपास दिख रहे हैं, जो रखे हुए हैं, तो वो सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, बॉडी रुकी हुई है। और इसका मतलब क्या है कि इसमें नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा। इसी को हम कह रहे हैं कि आर की इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। एक और इक्विलिब्रियम में हो सकता है, इसको मान लीजिए, इसको हम कह रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जरा मतलब समझा जाए, जरा समझिए। आप अगर मान लीजिए आप बाइक पे बैठे हैं और आराम से 60 की स्पीड पे कांस्टेंट नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी उस पर बॉडी पे जर्क महसूस नहीं होता। स्पीड 60 की है, ठीक है, कोई जर्क महसूस नहीं होता है ना। 120 भी हो जाए, कार में बैठे हैं, बाइक पे नहीं है, कार में है, 120 पे चल रहे हैं और एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, तो आपका गिलास अगर पानी का रखा है तो वो भी नहीं गिरता है ना। इसका मतलब उस गिलास पे कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है,
कोई फोर्स नहीं आ रहा है, नेट फोर्स जीरो है तभी तो नहीं गिर रहा है ना। तो एक बात इस को समझिए, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी में हल्का सा एक ब्रेक कोई लगाता है, हल्का सा ब्रेक लगाता है और 120 का 115 भी हो जाता है, घट के 5 किलोमीटर स्पीड घट गई, इस 5 किलोमीटर की स्पीड घटने से देखिए गिलास गिर जाएगा, है ना। मतलब जब स्पीड चेंज हुई तब आपका उस ग्लास पे फोर्स आया, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट स्पीड में कोई बॉडी चल रही तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ आप अगर आपको याद करिए तो जब हम लोग किसी पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे न्यूटन सेकंड लॉ का, तो हमने कहा था कि फोर्स क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। और फोर्स को जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी, m इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वेलोसिटी इंटू डी एम अपॉन डी टी। तो नॉर्मली हम लोग तो ये मानते ही हैं कि अपना मास तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि जब मास कांस्टेंट है, मास हमारे पास अगर कांस्टेंट है, m अगर m इक्वल टू कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट लिखा गया भाई, कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि dm बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मली गिलास का जो गिलास रखा था उसमें जितना पानी था, उसका जितना मास था वो तो बदल नहीं जाता, तो कांस्टेंट ही था। तो उस केस में भी गिलास में रखे हुए पानी का मास तो बदला नहीं, ये तो खत्म हो गया। फोर्स का मतलब खाली इतना बचा, उस गिलास पे इतना ही फोर्स लग सकता है। हम बाइक पे बैठे हैं तो मुझ पर इतना ही फोर्स लग सकता है। मान लीजिए बाइक आप चला रहे हैं, 80 की स्पीड पर हैं, तो आप पर आपका मास, और 80 की स्पीड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, अगर आप 80 के स्पीड पर कांस्टेंट चल रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट चल रहे हैं, वेलोसिटी में कहाँ चेंज आया। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो dv बाई डी टी भी 0 हो गया। यहाँ भी यही कह सकते हैं कि इफ कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। इसी को तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन, इसी कहते हैं ना एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया कि नेट फोर्स बॉडी पर 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 आ गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए बॉडी को भी साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में मानते हैं, ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं करते हैं, है ना। तो अगर बात इससे समझ में आ गई, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये तभी पिक्चर में आएगा व्हेन dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा एक्सीलरेशन 0 है, तभी आएगा, या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, मतलब और दोनों ही केस में क्या हो गया कि नेट फोर्स 0 है, इसी को चाहे नेट फोर्स 0 कहें, चाहे इसी को कह सकते हैं कि बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, एक ही बात है। तो ये दोनों बातें दोनों जगह के लिए सत्य साबित होती हैं, कि आप चाहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें। तो आज के बाद से आप ये कभी नहीं कहेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में रह भी सकती है और बॉडी मूव भी कर सकती है, बस शर्त इस बात की है कि वेलोसिटी चेंज ना हो, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहे, उससे एक्सेलरेशन 0 होगा। बात समझ में आ गई इतनी? सॉरी इसको आप महसूस करिएगा, अपनी बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाकर, गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर या गाड़ी की स्पीड घटाकर, जब भी गाड़ी की आपके बाइक की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, आप पर एक फोर्स आएगा। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा, और जब ब्रेक मारेंगे तो आगे की तरफ आएगा, वही वो फोर्स है। उतनी देर तक आप पर नेट फोर्स 0 नहीं है, आप इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई इक्विलिब्रियम का। अब आइए चर्चा करते हैं कि इक्विलिब्रियम अगर ये होता है तो ये रिजल्टेंट 0 मिलने का मतलब क्या है, किसी बॉडी पे वो क्या क्या शर्तें पूरी हों जिससे कि हमें रिजल्टेंट 0 मिले, ठीक है। चलिए पटाखे दगते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए, ठीक है भाई। चलिए अब रिजल्टेंट को हम मतलब समझते हैं, रिजल्टेंट के 0 कहने का मतलब क्या है, ठीक है। आइए ये ठीक, आपने कहा एक बात समझ लिया कि है फॉर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के लिए, इसी को बोलते हैं साम्यावस्था। लिख लिया जाए एक बार, साम्यावस्था, ठीक है, साम्यावस्था।
फॉर इक्विलिब्रियम आपने क्या समझा कि हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो, मतलब R इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, चाहे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो चाहे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालने की प्रक्रिया सीखी है पिछले 15 लेक्चर में, कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर सिग्मा एफ निकालते हैं, फिर सिग्मा एफ निकालते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, आप लिखते क्या हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, जिसमें सिग्मा एफ एक्स क्या है, ये है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वाई क्या है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए, ये हमें मालूम है, ये हमें क्या है, वी नो, है ना, वी नो, हम तो ये जानते हैं ना कि आर निकालने का यही तरीका ही है, और कोई तरीका नहीं सीखा हम लोगों ने अभी तक, है ना। तो अब हम जानते हैं ऐसा है, लेकिन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो अगर आर की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दें तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ ये बात समझ में आ गई, है ना, ये बात क्लियर हुई। चलिए, अब यहाँ से बहुत काम का रिजल्ट निकलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव आती थी, कभी पॉजिटिव आती थी। जब पॉजिटिव आती थी तो कहते थे हम लोग, क्या कहते थे कि सिग्मा एफ एक्स इधर लग रहा है, और जब नेगेटिव आती थी तो कहते थे सिग्मा एफ एक्स इस तरफ लग रहा है, क्योंकि ये प्लस एक्स होता था और ये माइनस एक्स होता था। ऐसे ही सिग्मा एफ वाई की वैल्यू कभी पॉजिटिव आती थी तो कहते थे ऊपर लग रहा है, और कभी कहते थे नीचे लग रहा है, क्योंकि ये प्लस वाई होता था और ये माइनस वाई होता था, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, किसी भी वैल्यू का, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो माइनस नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है ना। तो यहाँ से एक हम कंक्लूजन निकालने की बात ये कर रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इट विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगा। ऐसे ये भी क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, सिर्फ धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक कभी होना ही नहीं है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि दो पॉजिटिव वैल्यू मिलकर जीरो कैसे बनाएंगे, ये नहीं क्लियर हो पा रहा किसी को कि दो पॉजिटिव वैल्यू मिलकर जीरो कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये तो भाई मैकेनिक्स की लॉ, मैकेनिक्स तो यही कह रही है कि ये दोनों वैल्यू मिलकर जीरो होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन मैथ क्या कह रही है, मैथ कह रही है कि ये जो है जीरो कैसे पॉसिबल है दो पॉजिटिव नंबर मिलके। तो मैथ और मैकेनिक्स के झगड़े के बीच में आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, इसका कंक्लूजन निकालना है। ना तो मैथ गलत हो सकती है और ना ही इतने न्यूटन साहब को इतना पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए, अभी तक गलत साबित नहीं हुए, तो गलत साबित कैसे हो सकते हैं, और हम और आप क्या हैं उनके सामने। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला जाए कि ये जीरो कैसे हो सकते हैं। ये जीरो तभी हो सकता है जब इंडिपेंडेंट अलग अलग सिग्मा एफ एक्स भी जीरो हो और सिग्मा एफ वाई भी जीरो हो। एक ही शर्त, ओनली वन कंडीशन इज पॉसिबल, ओनली वन कंडीशन क्या हो सकता है, केवल एक ही कंडीशन ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल तभी है, इन ओनली वन कंडीशन। कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब आप ये कह पाए कि क्या भाई, कि सिग्मा एफ एक्स अलग ही जीरो हो जाए, ये अपने आप में ही जीरो पाया जाए और ये अपने आप में अलग जीरो पाया जाए, सिग्मा एफ वाई, यही एक केस हो सकता है। उसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है कि जब आप कहें कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई पॉजिटिव होने के साथ साथ जीरो हो जाए। तो ये एक कंडीशन मिली कि दो नंबर मिलके जीरो तभी हो सकते हैं स्क्वायर में जब दोनों इंडिपेंडेंट तौर से जीरो हों। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जब हम रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है,
when we say resultant is equal to 0, it means we are saying कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ इतना सा मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर अब ना तो इधर मोशन होगा ना इधर मोशन होगा। आपने इस मोशन को भी रोक दिया है, इस मोशन को भी रोक दिया है। सिग्मा एफ वाई के 0 कहने का मतलब क्या है कि इस बॉडी पर या ये पॉइंट पे ना तो इस तरफ मोशन होगा और ना ही इस तरफ मोशन होगा। जब चारों तरफ मोशन रुक गए तो अब ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जब हम कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 है और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब उस पर इस तरफ इस तरफ इस तरफ कोई मोशन पॉसिबल नहीं है। मीन्स कहने का क्या हुआ, अगर थोड़ा इसको समझा जाए और आराम से, तो सपोज दैट कि अपने पास अगर कोई भी एक कोई बॉडी है और उस पर इधर फोर्स 0 है, तो मतलब आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस मोशन को आपने स्टॉप कर दिया, इस मोशन को आपने स्टॉप कर दिया, और वर्टिकल पोजीशन में ये मोशन आपने स्टॉप कर दिया, ये मोशन आपने स्टॉप कर दिया। अब ये बॉडी कहीं नहीं जा सकती, कहीं जा नहीं सकती, लेकिन 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 ये बॉडी अपने पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम तो सकती है ना, ये पॉसिबल है। अभी इतनी कंडीशन इम्पोज करने के बाद भी आप इस मोशन को रोक नहीं पाए हैं। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करने के बावजूद भी आप इस एंगुलर मोशन को रोक नहीं पाए हैं। ये कौन सा मोशन है? ये हमारा घूम रहा है ना? घूम रहा है, घूमना इसे कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, है ना? और आपको पता है कि रोटेशन करने के लिए क्या चाहिए हमें? या तो मूवमेंट हो, बॉडी पे मूवमेंट हो, है ना, या बॉडी पे टॉर्क हो, तभी कोई बॉडी हमारी घूमती है। बात समझ आ रही ना? तो अभी भी हम लोग रेस्ट कंडीशन को नहीं अचीव कर पाए हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई ऐसा करने के बावजूद भी हम रेस्ट कंडीशन को अचीव नहीं कर पाए हैं। बॉडी हमारी ऐसे घूम सकती है, ठीक है ना? तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है? अगर कोई हमारा एक पॉइंट फोर्स है, मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर फोर्सेज लग रहे हैं, इसको लगा देने से ये पॉइंट का मोशन रुक जाएगा, ठीक है ना? इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर सारे फोर्सेज एक ही पॉइंट से गुजर रहे हो, मतलब कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो, तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, आवश्यक है और जितनी ज़रूरत है उतनी है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में एक पॉइंट पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, आप चाहते हैं वो पॉइंट मूव ना करे, तो ऐसी कंडीशन पैदा कर दें तो नहीं मूव करेगा, उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मान लेते हैं अगर कोई बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है, उस पर कहते हैं फोर्सेज लग रहे हैं नॉन कॉन्करेंट टाइप का। जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कभी एक स्क्वायर ले लिया था, उस स्क्वायर के बाद इस पर कुछ फोर्सेज लगा दिए थे इस टाइप से। अब इस टाइप के अगर फोर्सेज इस पर लगे हैं तो ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। इससे क्या होगा, इतना कर देंगे तो ये बॉडी ना इधर जाएगी, ना इधर जाएगी, ना ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करने लगे। इट मीन्स ये कंडीशन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि इस पर आपने आर की वैल्यू तो 0 कर दिया है, ये तो ठीक है, आर की वैल्यू 0 हो गई इसकी वजह से, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो ये एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू अभी आपने 0 नहीं किया है, इसलिए ये रोटेट कर रहा है ना? अच्छा, एम की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेज का मूवमेंट लिया जाए, वो 0 आ जाए। बस एक कंडीशन और इम्पोज कर दें तो इसका भी काम हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसी में एक कंडीशन और इम्पोज कर दें कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट अबाउट गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दे दिया जाए ए बी सी डी ओ, इसके अबाउट अगर 0 है, तब आप कहेंगे अब बॉडी ना तो घूमेगी और ना ही बॉडी मूव करेगी। चलना और घूमना आपने दोनों रोक दिया। अब इस बात को अगर हम लोग समराइज करें, है ना, इस पूरी बात को समराइज करें कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गया कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम
3 शर्तें तो पूरी होनी चाहिए आपको घूमना रोकने के लिए, चलना रोकने के लिए। लेकिन कॉन्करेंट के लिए ये 2 ही बहुत हैं, नॉन कॉन्करेंट के लिए ये 3 लगानी पड़ेंगी। इस बात को जरा एक जगह पे समराइज करके लिखने की बात करें हम लोग अगर, तो आइए जरा देखा जाए। तो आपने क्या कहा कि अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें लगानी है ना, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो हमें पता चला कि यार 2 टाइप के फोर्स सिस्टम निकल के आते हैं। कभी आता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मतलब एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स लगे हैं इस टाइप से। अगर फोर्स सिस्टम हमें कॉन्करेंट मिल जाए तो, है ना, F1, F2, F3 एंड F4, इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि अगर सिग्मा Fx की वैल्यू 0 किया जाए और सिग्मा Fy की वैल्यू 0 किया जाए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 2 ही इक्वेशन इसके लिए नेसेसरी हैं एंड सफिशिएंट हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारा फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट है, मींस जैसे आपने कहा कोई ट्रायंगल है या कोई बॉडी हो सकता है, इस पर कुछ फोर्सेस लगे हों ऐसे करके, F1, F2, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, F1, F2 एंड F3, तो ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया, क्योंकि 3 अलग अलग पॉइंट पे फोर्सेस लगे हैं और ये कभी आपस में तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो हमें रखना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि इससे हम चलना रोकेंगे। सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, और एक और जोड़ना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट लिया जाए उसके अबाउट जो मोमेंट होगा वो 0 होगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये हमारी हुई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में कितने होंगे। अगर आपने उल्टा कर दिया, लगा कि भाई एक ज़्यादा दे देते हैं, यहाँ 3 इक्वेशन, यहाँ 2 इक्वेशन है, इसके लिए अगर ये लिख दिया, इसके लिए ये लिख दिया, तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ये पूरा बिल्कुल सही चीज़ आ गई सामने आपके। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा तो समझा जाए, जो हमारे पास प्रॉब्लम बन के आएगी उसको देखा जाए कैसे आएगी। कैसे आएगी देखिए ज़रा। हमें पहले तो क्या भाई मिलेगा, हमें एक मिलेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना, अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पता चलेगा कुछ एक कोई बॉडी है, उस बॉडी पे कुछ फोर्सेज लगे हैं, है ना, फिर पता चलेगा कि वो बॉडी पे फोर्सेज लगे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक फोर्स सिस्टम बना पाएंगे। या तो डायग्राम दिया रहेगा या हमें लैंग्वेज पढ़ के बनाना पड़ेगा, एक फोर्स सिस्टम बना लेंगे। जब फोर्स सिस्टम बना लेंगे पता चलेगा या तो वो फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है ना, कॉन्करेंट है, और या तो नॉन कॉन्करेंट है, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। जब कॉन्करेंट है और नॉन कॉन्करेंट है, अगर क्वेश्चन में कह दिया कि ये इक्विलिब्रियम में है ना, या ये इक्विलिब्रियम में है, जैसे ही ये पता चला इक्विलिब्रियम में है, बस हमारा अगला काम क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना का काम है। इस पे लगा देंगे सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, और इस पे लगा देंगे सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 और सिग्मा m इक्वल टू 0। इतना ही काम खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें देखेंगे क्या कि ये जो फ्री बॉडी डायग्राम वाला वर्ड शब्द लिखा है ना, ठीक है, एक फोर्स सिस्टम बनाएंगे, छूट गया भाई बीच में, इसी फोर्स सिस्टम का हम यहाँ पे FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमें समझना है अगले लेक्चर में, ये सबसे बड़ा काम है मैकेनिक्स में, ये सबसे बड़ा काम है कि किसी बॉडी का हम FBD बना पाएँ, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री का मतलब स्वतंत्र, मुक्त, ठीक है, बॉडी का मतलब पिंड, और ये तो जान ही रहे हैं, डायग्राम का मतलब चित्र। तो किसी बॉडी का मुक्त पिंड चित्र बना पाएँ तो ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अगर ये डायग्राम बन गया, इसी डायग्राम के बनने के बाद हमें डिसाइड कर पाएंगे कि फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट है। इसको बनाने को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक फोर्स छूट गया या एक फोर्स का एंगल नहीं निकाल पाए तो फिर प्रॉब्लम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी को फिर से समराइज करते हुए ये देखेंगे कि किसी बॉडी का FBD कैसे बनाते हैं। जब FBD बना लेंगे
तो हमारा पता चल जाएगा कि वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, नॉन कॉन्करेंट है। उसके बाद इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और हमें जो अननोन दिया होगा, जो भी अननोन दिया होगा वो मिल जाएगा। तो मैथ क्या कहती है, इससे हमें 2 इक्वेशन मिलती हैं, तो इससे हम लोग 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ यही कहती है ना कि जितनी इक्वेशन उतने अननोन, इसमें 3 इक्वेशन मिली हैं तो यहाँ हम 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें चर्चा करके, इतिहास तो है नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं, ये तो हमें करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसको खूब कर देखेंगे। तब तक के लिए आप भी जाइए, थोड़ा पटाखे फोड़िए बच्चों के साथ और हम भी चलते हैं बच्चों के साथ कुछ खेलते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए।